हमरा पास 2 गो लड़किए छै। कहलकै 2-4 रोज के बाद आबै छियै घर, दाय के शादी करबो, घर दुआर बनेबो। हमरा पास लड़का आर नहीं छै, 2टा लड़किए छै और हमरा पीठ पे कोई नहीं छै सहारा। फोन से बात भेलै, कहलकै डेट भए गेलै फलना आदमी मोहम्मद हनीफ डेट भए गेलै। व्हाट्सअप पर आबे लागलै मोबाइल से, पूरा दुनिया खिर गेलै। फोन करलकै, कहलकै जाइ छियै खाना खाय लए। रूम से निकललै, होटल गेलो तऽ गोली लागि गेलै। तब फोन अयलै, गोली लागि गेलै, खबर अयलै। ओहिसँ पहिले बात भेलै, कहलकै कि से आबै छियै अबरिया घानीमे धान काटि कऽ दाइके शादी करबै, घर बनेबै। दाइ एगो कुमार छै आ घर नहि आबि सकलै। राति घटना भए गेलै। केना सूचना भेलै तऽ? फोनसँ खबर भेलै। अपने अपने सपने हैं, अपने घर के लोगों के लिए कुछ बांध करके उन्होंने रखे। दिन भर देह पीटने के बाद महीने के आखिर में जो पैसा आता है उसमें परिवार के सपने जीते हैं। इंसान उसको घर भेजता है और घर पर फोन आता है कि आपका जो आदमी यहाँ काम कर रहा था उसको गोली लग गई। जम्मू कश्मीर के जिस डॉक्टर शाहनवाज को गोली लगी और उनकी जान गई, उनके बेटे के भी सपने हैं और उस बच्चे को सुनना आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर शाहनवाज के बेटे को सुनिए। मेरा पापा, उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना है। आपका ये ख्वाब पूरा करूंगा, मैं खून पसीना एक करूंगा, लेकिन आपका ये ख्वाब जाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे दादा का ख्वाब था। मेरा दादा एक इंस्पेक्टर था, उसने मुझे बचपन में बोला था बेटा तू, तेरा चेहरा बताता है तू एक IAS ऑफिसर बनेगा। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है, मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है। मेरा ख्वाब जाया नहीं होना चाहिए। पतना नहीं कितने मासूम, कितने बेकसूर लोगों की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है और ये आतंकी आते हैं, गोलियां चलाकर चले जाते हैं। जिंदा शैतान है और इसका कसूर सिर्फ हिंदुस्तान का ही है कि एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। एक मुल्क जो फटेहाल हो, पागल हो, जलील हो, उसके साथ रहने में कितनी कीमतें आपको चुकानी पड़ती हैं, ये हिंदुस्तान से पूछिए, यहाँ के लोगों को पता है। मैं सीधे आपको अब गांधरबल लेकर चलना चाहता हूँ, जहाँ मेरे सहयोगी आशिक मीर हैं और आशिक लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहाँ के हर नुक्कड़ चौराहे को उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है। आशिक, अभी आप जहाँ हैं वहाँ क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि ऑपरेशन ऑन है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, मजदूरों को बाहर नहीं आने के लिए कहा गया है, दहशत का माहौल है। आपने अभी क्या पाया है वहाँ? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से कल शाम को ये घटना घटी है, रात के अंधेरे में आतंकियों ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस डर और खौफ के माहौल में इस समय वहां के लोग रह रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से हमने आज दिन भर बात की, जिनका कहना था खौफ का आलम था। जब हम गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी इस पूरे इलाके में, लगभग 10 मिनट तक ऐसी ही गोलियों की आवाजें उस इलाके में सुनाई दे रही थी और खौफ के आलम में वहां पर लोग इस समय जी रहे हैं। और फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है इन आतंकियों की तादाद 2 से 3 हो सकती है, जो कि डेंस फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं। लगातार इन पर जो है प्रहार किया जा रहा है। इंडियन आर्मी को या CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी जो है इस समय वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सेना की तरफ से पैरा कमांडोज को भी इन जंगलाती इलाकों में उतारा गया है।
आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जिस जगह पर ये काम चल रहा था, विकास का काम हो रहा था और इस विकास के काम को रोकने के लिए आतंकियों ने ये घटना को जो है अंजाम दिया। कहीं न कहीं पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के विकास के साथ कोई लेना-देना नहीं, यहाँ पर सिर्फ डर और खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, पहले लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें या विधानसभा के चुनाव में लोग खुलकर सामने आए। जिन इलाकों में इसी तरह खौफ और दहशत रहता था, वहाँ पर लोग खुल के सामने आए, अपने वोट का इस्तेमाल किया। यानी एक आम इंसान को ये पता आशुक, मैं चला रोकना कि चाहता हूँ क्या आपको। होता है। आशुक एक बहुत पते की बात कह रहे हैं, क्योंकि आशुक के कहने में यह बात गायब ना हो जाए। वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादियों का सफाया हुआ, अलगाववादी ठिकाने लगे, पत्थरबाज गायब हुए, उसके बाद से जम्मू कश्मीर का आम आदमी अपने पूरे हक के साथ, अपने हौसले के साथ सामने आया। अब वो आतंकवाद के खिलाफ झंडा बुलंद करता है। आतंकवाद के शिकार जो हमारे नागरिक होते हैं, उनके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग चलते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ये है हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर। ये उसकी असलियत है, यही उसकी सच्चाई है, जिसको आतंकवाद के ज़रिए, दहशतगर्दी के ज़रिए, पाकिस्तान की साजिशों के जरिए और वहाँ के अलगाववादियों की पनाह के चलते दबाया गया था, डराया गया था, पर्देदारी थी। वो दहशत टूटा है। और आशिक ने वहां के नौजवानों से इस गांदरबल हमले को लेकर के बात की। वहां का नौजवान क्या कहता है इस हमले को लेकर के, आप सुनिए। मेरे साथ कश्मीर के ही कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनसे हम इस वाक़े के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी होते आ रहे हैं और कुछ टाइम तक इस तरह के इंसिडेंट्स रुके थे, लेकिन आज फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ कश्मीर के नौजवान जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे आज के इस जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के ऊपर। फैसल, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक शर्मनाक वाकया है, इंसानियत का कत्ल हम कह सकते हैं, जिस तरह से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई रात के अंधेरे में, और कुछ लोग इसमें से नॉन स्टेट वर्कर्स भी हैं जो यहाँ पर काम करने के गर्ज से आए थे। कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को आप? बिल्कुल, आपने आशिक साहब सही फरमाया कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर आप देखोगे कश्मीर में जो हालात हमें देखने को मिली थी, बहुत ही स्मूथली सब कुछ चल रहा था। इवन अगर आप इलेक्शंस देखोगे, बड़ा पीसफुल इलेक्शंस रहा और एक मौका मिला फिर से एक बार यहाँ पर हमें अपनी सरकार बनाने का, और फिर अचानक आज ये दर्दनाक वाक़या हुआ। हम कंडम कर रहे हैं एज ए यूथ कि ऐसे वाक़या ना हो, ताकि बाहर के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं या कुछ वर्कर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, इवन यहाँ के लोग जो हमारे बडगाम से भी एक डॉक्टर साहब जो इस इंसिडेंट में शामिल है, हम चाहेंगे कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, जिससे पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बुरी मैसेज आ रही है, इंसानियत के ऊपर कत्ल हो रहा है। तो हमारा यही है कि हम खुद शर्मिंदा है इस चीज़ से कि ये इंसानियत का कत्ल जो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर के एक आम इंसान की भी आवाज़ है कि कश्मीर का हर एक शख्स यहाँ पर अमन चाहता है, जो अमन आज तक नहीं हुआ। बल्कि अगर हम 2019 के बाद की बात करें, कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में माहौल साजगार बन गया था। आप एक नौजवान हैं, आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। आज कल कश्मीर के हालातों को कैसे देख रहे हैं? ये जो कल वाला टेरर इंसिडेंट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम सब बहुत दुखी हैं इस जो ये कल वाक़या हुआ है गांदरबल के इलाके में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर एक बेगुनाह का कत्ल होता है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। हम और जो ये कातिल होते हैं, ना इनका कोई मुल्क होता है, ना इनका कोई मज़हब होता है। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स भी देखे जो कि लिख रहे थे ये यहाँ से है, मुस्लिम है, वो है। ये ना तो हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना क्रिश्चियन होते हैं। हम इतना कहेंगे इनका कोई मज़हब नहीं होता है। जब तक हम इनको कन्फर्म नहीं करेंगे ये कौन है, तब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इनको अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स बोलते हैं। अनआइडेंटिफाइड गन, लेकिन ये इंसान नहीं हो सकता जो एक निहत्थे शख्स पर गोलियां चलाए, उसको मार दे, चाहे वो बिहार से हो चाहे वो कश्मीर से हो। मरा तो एक इंसान ही है ना। Exactly, तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये इंसान ही नहीं होता है, इसका कोई मजहब ही नहीं होता है। एक्चुअली ये इंसान ही नहीं होता है। जो एक ऐसे वाकया हमारे सामने पेश आ रहे हैं, जो ये करते हैं, ये इंसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल,
इंसान नहीं हो सकता, बल्कि ये दरिंदगी की हद हम कह सकते हैं जब आप एक निहत्ते इंसान पर गोलियां चलाएंगे। और इस तरह के इंसिडेंट्स ये पहली बार कश्मीर में नहीं हुआ, बल्कि आज से पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स कई बार हमने देखे हैं। कई सारी माओं ने अपने लखते जिगर खोए। और आज की ही अगर हम बात करें, बिहार हो या कश्मीर के बडगाम के उस डॉक्टर की बात हो जिसके घर में अब कोई नहीं रहा, बल्कि उसका माँ बाप भी नहीं है, बल्कि उसके घर में अब बच्चे रह गए, उसकी बीवी रह गई, और वो किस हालत में है वो हर एक देख रहा है, देश देख रहा है। इस गांदरबल हमले की जिम्मेदारी जिस टीआरएफ ने ली है, उसके बारे में इसी साल गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी थी, जब बयान था कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको हम टीआरएफ कहते हैं, आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का एक मुखौटा संगठन है और यह 2019 में अस्तित्व में आया। आज की तारीख में शेख सज्जाद गुल इस टीआरएफ का सरगना है, पाकिस्तान में रहता है। कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज़्यादा एक्टिव आतंकी संगठन है। इसके आतंकी पूरे सूबे में होने वाली हर घटना पर सियासी गैर सियासी नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और नौजवानों को भटकाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। वहाँ के नौजवानों को भी आप सुन रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के हालात बदले। वो दहशत का माहौल जैसे ही छटा, असली कश्मीर हमारे सामने आ गया। और यही कश्मीर है। मैं आशिक से एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। आशिक, बहुत बदलाव हुए जम्मू कश्मीर के भीतर। जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं बेइंतहा मैंने साउथ कश्मीर से लेकर के और नॉर्थ कश्मीर तक देखा है। जिन इलाकों में कभी एक ईंट रखने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था, वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं। यह जो वारदात है, क्या वहाँ की इस तरह की विकास परियोजनाओं को रोकने की साजिश का हिस्सा है, या फिर जो गैर कश्मीरी हैं उनके भीतर दहशत पैदा करने का हिस्सा है, या फिर कश्मीर के पूरे माहौल को बर्बाद करने का हिस्सा है? बिल्कुल, जिस हिसाब से डेवलपमेंटल वर्क इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी विकास देख रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है। 2019 के बाद नए हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नए नए अस्पताल बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आतंकियों के दिमाग में खड़क रहा है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से विकास की राह पर गामजन है, और खासतौर पर आज का जो ये अटैक हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण हाईवे पर एक टनल बन रही थी, आम लोगों की सहूलियत के लिए टनल बन रही थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का, जिस पर अब टारगेट किया गया इन मजदूरों पर। यानी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, यहाँ पर दहशत फैलाने की जिससे कोशिश की जा रही है, जिस हिसाब से आम लोग जो है अब खुले तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। यहाँ पर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट आज भी चल रहे हैं। साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर में लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर और इस किलिंग की मजम्मत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भी हजम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब जो है फिर से ये कोशिश की जा रही है यहाँ पर अमन की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए। अगर कि आप आज के रेट की बात करें तो आज लोकल रिक्रूटमेंट जो टेररिस्ट होते थे, यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट जो है ना के बराबर है। आज जो भी टेररिस्ट यहाँ पर मारा जाता है उसका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से होता है। यानी कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है जो हमें साफ तौर पर आज दिख रही है। ये पाकिस्तान की कुंठा है। पाकिस्तान एक अस्थिर देश, उसकी फौज जिसके पास अपने देश के ऊपर कब्जा और नियंत्रण रखने के अलावा कुछ और नहीं आता है, उस फौज के तहत काम करने वाली आईएसआई जो इसी तरह की वाहियात हरकतें करती है, आतंकियों को पालना, उनके कैंप बनवाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको हथियार देना, गोले बारूद देना और फिर उनको भेजना मरने खपने के लिए और बेकसूर लोगों को मारने के लिए। पाकिस्तान कैसा देश आज की तारीख में, एक बानगी में आपको सुनाता हूँ क्योंकि अब्दुल बासित साहब जुड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर रहे, इस्लामाबाद से जुड़ेंगे। पिछले कई साल से पाकिस्तान ज़बरदस्त आर्थिक संकट झेल रहा है। वहाँ के हालात लगातार ख़राब होते चले जा रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 74% लोग, गौर कीजिएगा, यानी कि 3/4 लोग अपने महीने के खर्च चलाने के लिए